शुरुआत होगी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव लगातार हो रहे हैं और चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक के नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीट आ चुकी हैं। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीट, तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। यानी बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भी भेजा है। तो देखिए, लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीएनपी को सबसे ज्यादा बहुमत यहां पर मिली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान का इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ था, उसके बाद उनके बेटे लगातार सत्ता संभाल रहे थे और अब अगर वो जीतते हैं तो तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के होंगे और ऐसा 35 साल बाद होगा जब बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री भी यहां पर मिलेगा। इसके अलावा 17 से 18 साल बाद बीएनपी सत्ता में वापस आएगी। एक लंबे अरसे के बाद बीएनपी सत्ता का रुख वापस अपने हाथ में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है और ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हैं वो किसका साथ दे रहे हैं, क्या उनके पास विकल्प है? दो बड़ी पार्टियां हैं, बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी। अब इनमें से कौन सी पार्टी को हिंदू अल्पसंख्यक चुन रहे हैं? तो वहां से जो खबरें लगभग सामने आ रही हैं उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हिंदू ने भी, जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है, उन्होंने भी बीएनपी का साथ यहां पर दिया है, क्योंकि तारिक रहमान लंदन से वापस लौटे हैं और उनका ये साफ कहना था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के दबाव में नहीं आएंगे और इसीलिए शायद हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश के उनको देख रहे हैं। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं। उन्होंने भी तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी और इसके अलावा पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने शुक्रिया भी कहा। बीएनपी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरुल इस्लाम खान ने कहा, हमें विश्वास है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये उनके ट्वीट का रिप्लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी थी। Thank you. We also on behalf of our party thank him. And we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. और देखिए, वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारिक रहमान को बधाई दी है और लिखा, कांग्रेस की तरफ से मैं तारिक रहमान और बीएनपी को बांग्लादेश संसदीय चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं। भारत और बांग्लादेश इतिहास, भाषा, संस्कृति और अन्य कई समानताओं के गहरे बंधन साझा करते हैं। एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का हमारे क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए सभी भारतीयों की तरफ से हमेशा समर्थन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है जो इस वक्त हमने आपको दिखाया। उन्होंने भी तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी, क्योंकि तारिक रहमान ही अभी अगले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहां पर बनेंगे। और देखिए, बांग्लादेश में विपक्षी दल जमात ए इस्लामी ने हार स्वीकार की। जमात ए इस्लामी का कहना है कि सकारात्मक, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने के लिए आभार। जमात ए इस्लामी आगे ये भी कहती है कि चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है, न्याय के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो देखिए, जमात इस्लामी ने अपनी हार यहां पर स्वीकार कर ली है और आपको बता दें, 11 दलों के साथ गठबंधन जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में किया था और कोशिश यही थी कि वो जीते, सत्ता में वापस आए, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जब इस चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग भी चुनाव नहीं लड़ रही है और इसीलिए चुनाव बेहद खास भी इस वक्त माने जा रहे थे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी हैं, इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी वो हैं, मेजर जनरल AK सिवाच जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। दीपक वोरा जी, क्योंकि आप पूर्व राजदूत भी यहां पर रहे हैं और देखिए, जितने भी राजनीतिक संबंध है ना, वो देश कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो। अब आ गए हैं तारिक रहमान, जो लंदन में इतने सालों तक रहे, लेकिन देश की जनता ने उनको वहां पर चुना जरूर, लेकिन भारत के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे? धन्यवाद आभार कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। दो जनरल साहब को आप बुलाती हैं, एक राज नॉट
दो राजदूत तो कम से कम रखा करिए ताकि हम इनका मुकाबला कर सके। मेरे मित्र हैं दोनों, बहुत इज्जत करता हूँ। अब सबसे पहली चीज है, मैं तो कई बार वहां पर गया हूँ। ये कौन है? ये तारिक रहमान जो जीत गया इलेक्शन। मैं बताता हूँ, ये मेजर उस टाइम पे होते थे जी.आर. रहमान, जिन्होंने बंगबंधु को मारा था। वो पहले पाकिस्तानी आर्मी के 65 की लड़ाई में बहुत उनको पुरस्कार इनाम मिले थे, लेकिन 71 में वो फिर दौड़ के आ गए थे बांग्लादेश की तरफ, शेख मुजीबुर रहमान की तरफ। और फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने ही कत्ल किया था शेख मुजीबुर रहमान। जितने साथ इनके थे जिन्होंने मिलकर कत्ल किया था, उन सबको भी मार दिया। फिर ये राष्ट्रपति बने और प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस एरिया, उस बैकग्राउंड से ये लड़का आता है। और इसने, जब इसकी माँ प्राइम मिनिस्टर थी, वो भारत के प्रति इसके बड़े अच्छे विचार नहीं थे। अब बदल गया है कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज ये समझ गया है और इसकी पार्टी समझ गई है, और ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि भारत से पंगा लोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मेम साहब, बेटा, मैंने जितने भी देशों में काम किया, इस्लामिक देशों में, मैंने एक देखा है कि जहां पर रेडिकल इस्लाम आता है, वहां की आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाती है। जिहादिस्तान में आपने देखा है, सोमालिया में रहा हूं, देखा, सूडान में मैंने ये देखा है, जहां जहां हार्डकोर इस्लाम आएगा, लिबिया में हम देख रहे हैं, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, एक पैसा नहीं आएगा पूंजी निवेश का। तो ये मॉडरेट व्यू रखेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं कुछ और कर नहीं सकता, मुझे मॉडरेट रखना पड़ेगा, नहीं तो सारी दुनिया मुझ पर थूकेगी। दिस टू माय माइंड सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया की जो सिचुएशन है इस समय, वो इसको कंपेल करेगी कि भारत के साथ संबंध है। फाइनली 52 नदियां हैं बांग्लादेश की, उनको बहुत जरूरत है, वो शुरुआत उनकी भारत में होती है। और फिर गंगा वाटर ट्रीटी का तो आपको पता ही है, इस साल के आखिर में उसका जो होगा रिन्यूअल होने वाला है। तो जो लोग कहते हैं वो चीन के पास जाएगा, इसके पास, किसी के पास नहीं वो जाएगा, कोई नहीं वहां पर आएगा। क्या मिलता है उनको वहां आने से? अब मुझे लगता है कि उनको शायद समझ आएगी कि भारत के साथ अगर हम संबंध बिगाड़ेंगे, हमारे वो। जी, जनरल के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल के सिन्हा जी, आप कितना तारुफ रखते हैं उनकी बातों से, और साथ साथ ये भी बताइए इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? लंदन से एक व्यक्ति आता है, हालांकि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तारिक रहमान का यहाँ पर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जनता उनको चुन रही है। सवाल ये भी उठ रहे थे, जो अल्पसंख्यक वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वो किसको चुनेंगे? अभी जो मोटी मोटी खबरें हैं वो यही है कि उनका जो झुकाव है वो बीएनपी की तरफ ही यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले, जैसा दीपक वोरा जी कह रहे थे, लेकिन कितना झुकाव इनका भारत की ओर रहेगा उसमें थोड़ा असमंजस है। आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ करेंगे? जो दोस्ती यहां बिखरी थी इस दौरान, इन 2 वर्षों में, क्या उसको मजबूत कर पाएंगे? शिवानी, जय हिंद। देखिए, दीपक वोरा साहब ने आकलन किया है, मैं थोड़ा उसी की आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी, भारत के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, स्ट्रैटेजिक रिलीफ है। हमने फिंगर क्रॉस कर रखा था, और मैं ये मुबारकबाद देता हूं, बांग्लादेश के 18 करोड़ लोग हैं, और खास करके 1 करोड़ 30 लाख हिंदूज हैं। सबको ये लग रहा था कि कहीं ये हंग होगा या जमात आगे ना निकल जाए। एक बहुत बड़ी डिफीट दी है वहां के लोगों ने, और खास करके जेनजी हैं, और जो इस्लामिक कट्टरता को अपनाए थे यंग स्टूडेंट्स, उनको डिफीट। यदि देखिए, ऑप्शंस नहीं रहा ना, जो उन्होंने वहां पर आकर के यूनुस साहब ने किया, और डीप स्टेट्स ने नहीं किया इसको। ये चेंज ऑफ रिजीम जो आप देख रही थी 2024 के अंदर में, वो चेंज ऑफ रिजीम डीप स्टेट का गेम था, चाहे उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड हो, या इसका मसला हो, या चाइना का। तो जो चीजें थी वहां के लोगों ने इसको किया है डिफीट। क्योंकि ये मैं मानता हूं, जब आपके पास ऑप्शंस एक ही हो, बीएनपी क्या करेगी, किस करबट बैठेगी? मेरे ख्याल से करबट तो बैठेगी भारत के ही पक्ष में, क्योंकि इसको करना पड़ेगा रीसेटिंग, और उनको शायद ये समझ में आई है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा। मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूं, बहुत बड़ी रिलीफ है। उन्होंने मांगा था कि आप भेजिए हमारे ऑब्जर्वर को, हमने नहीं भेजा वहां इलेक्शन ऑब्जर्वर। हमारे प्रधानमंत्री की ट्वीट को देखे, हमने उनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि ऑप्शन यही है। और ऐसा नहीं, बीएनपी से बहुत उम्मीद है, यंग है ही, ऐसा नहीं है कि वो टोटल रेडिकलाइज्ड है, मेरा यह नहीं मानना है। और ये जो जियाउर रहमान इस फैमिली को बिलोंग करती थी, खालिदा जिया और शेख हसीना के अंदर में तो है ही है, मगर शेख हसीना आज के दिन में भले ही भारत में हो, मगर उनका पैट अभी भी है। सारे हिंदुओं ने, यदि एक मत से, मेरे ख्याल से ज्यादा वोट इनका पड़ा है बीएनपी को, क्योंकि ऑप्शन वही है। और मेरे ख्याल से निकाल लाएगा भारत। एक किस्ती कहीं ना कहीं बिखर गई थी, जा रही थी, जो जब वो कहते थे यूनुस इज अ फैक्टर,
और यूनुस को आपको देख, एक रेफरेंडम कराया है, ये रिजल्ट उसका भी आएगा। यूनुस ने एक रेफरेंडम कराया वहां पर, इसी के साथ साथ में उसका रिजल्ट आपको बता देगा कि किस ओर बांग्लादेश बैठ रहा है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश की व्यवस्था को चेंज कर देना। यदि रेफरेंडम में वो डिफीट होते हैं, यदि तो वो एक करारी जवाब है वहां के लोगों की, उनके ऊपर में। तो थोड़ा सा हमें और सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, डीपली हमको देखना पड़ेगा। मगर जिस तरह से अमेरिका वहां पर आना चाहता है, अमेरिका वहां पर केवल आर्म्स के लिए आना चाहता है, सेंट मार्टिन आइलैंड में आना चाहता है, वो इंडो पैसिफिक में बांग्लादेश के थ्रू आना चाहता है, तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चाइना से तो बेटर ही होगा, मगर हमें इन मल्टी इसको कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिक ये जो आयाम होते हैं, उसमें हर एक चीज की एक एक चीजों को परख करके और बीच का रास्ता लेकर के निकलना पड़ेगा। बेशक के सिन्हा जी, बीच का रास्ता तो यहाँ पर देखना ही होगा और भविष्य को भी देखना होगा कि आगे किस तरीके से अब रहमान यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के इस रिलेशन को लेकर चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं जनरल AK सिवाज जी के पास जाऊं, एक रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष की। बहुत ही अहम जीत है और मैं कहूँगी कि भारत के लिए भी एक राहत की सांस इसलिए है क्योंकि भारत के लिए शायद जमात के साथ संबंध रखना उतना आसान नहीं होता। BNP को एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखा जाता है और आपने देखा होगा सबसे पहले अगर कोई कद्दावर नेता ने बधाई दी तारिक रहमान को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अगर उनके आप बयान को ठीक से पढ़े, उन्होंने बांग्ला में भी लिख के भेजा है और यहाँ जितने भी BNP के व्हाट्सएप ग्रुप है और जहां मैं खड़ी हूं BNP के कार्यालय में, वहां पे भी इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने बांग्ला में लिख के बधाई दी है। ये एक बहुत क्लियर कट संदेश भारत की तरफ से जा रहा है कि हम BNP के साथ काम करके बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अभी आंकड़े आना पूरी तरह से औपचारिक रूप से बाकी है। निर्वाचन सदन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जो माना जा रहा है कि BNP की जीत के पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत तर्ज पे महिलाओं का वोट देना, बेगम खालिदा जिया के जो याद में महिलाओं का जो समर्थन है उसका फ़ायदा BNP को पहुंचा है। और दूसरी बात, जो छात्र वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें काफ़ी हद तक बंटवारा हुआ है। जमात ने एक गठबंधन किया था नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ और NCP, जिसको यहाँ कहा जाता है स्टूडेंट अपराइजिंग का एक पार्टी है, उनको उतने सीट्स नहीं मिले, उनको सिर्फ 6 सीट्स मिले हैं। लेकिन उसका फ़ायदा या छात्रों का समर्थन का फायदा जमात को नहीं मिलकर BNP को मिला है और यही बहुत एक अहम बात है। इसलिए आगे की चुनौती तारिक अनवर के पास बहुत सारे हैं। चाइना या चीन भी चाहेगी, पाकिस्तान भी चाहेगी कि अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना तारिक अनवर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जमात को साथ लेकर काम करना। और तीसरी बात है कि आर्थिक विकास, जिसकी खास ज़रूरत है यहाँ पे, आर्थिक विकास, नौकरियों की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी चुनौती तारिक अनवर के लिए रहेगी। तो देखिए, बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगे कितने सारे चैलेंजेस यहां पर सामने आएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके की जीत यहां पर मिली है उसके बाद सबकी नजर है, अमेरिका की नजर भी इस वक्त बांग्लादेश पर है, चीन तो पहले ही अपनी नजर बनाया हुआ है। इसी को आगे लेते हुए आखिर तारिक रहमान कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और मेजर जनरल KK सिन्हा ने एक बात भी यहां पर कही थी और मेजर जनरल AK सिवाज से भी उनका कॉमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, जैसा KK सिन्हा जी कह रहे थे कि कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास तारिक रहमान के अलावा, लेकिन जो आवामी लीग पर जो भरोसा अब तक भारत का बना हुआ था, जिस तरीके का भरोसा शेख हसीना पर था, क्या उसी तरीके का भरोसा हम कर सकते हैं तारिक रहमान पर, BNP पर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो शिवानी, आपके पास सच्चाई या ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि अवामी लीग तो है ही नहीं। अवामी लीग को तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, तो आपके पास चॉइस थी BNP या जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी तो एक रेडिकल जो पार्टी है, वो तो एंटी इंडिया भी है और एंटी माइनॉरिटीज है, हिंदुओं के साथ उन्होंने कितना एक प्रकार से वायलेंस किया है। तो सच्चाई यह है कि मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है तारिक रहमान के लिए, मगर उनको समझ है कि जो बांग्लादेश है उसको इंडिया लॉक कंट्री माना जाता है, कि भाई 95% उसका बॉर्डर भारत से मिलता है और भारत से ही पानी जाता है, बिजली जाता है, यहीं से इनके पास खाद्य पदार्थ जाते हैं, टेक्सटाइल जो सबसे बड़ी इनकी एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करती है उसका रॉ मटेरियल भारत से जाता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी होगी भारत के साथ अच्छे रिलेशन। आज की टाइम में जियो इकोनॉमिक्स प्लेज अ मेजर रोल। इकोनॉमी बहुत जरूरी है दोबारा ट्रैक पे लाना, क्योंकि ये जो 1.5 साल का मोहम्मद यूनुस का टेन्योर था उसने इसकी इकोनॉमी को डगमगा दिया है। जो बांग्लादेश की, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बड़े डबल फिगर में पहुंच रहा है, करप्शन बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको अपनी इकोनॉमी संभालनी है तो भारत जी के साथ अच्छे रिलेशन करना उनके मजबूरी नहीं, उनकी मुझे लगता है प्रोग्रेसिव। दूसरा मुझे एक सबसे अच्छी चीज लगी जो तारिक रहमान की, उन्होंने एक तो कहा बांग्लादेश फर्स्ट, वो किसी दूसरे देश पे नहीं कि इंडिया या चाइना या अमेरिका, वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश को ज़्यादा ठीक है हम वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला कि ये जो रिवेंज की पॉलिटिक्स थी, जैसे बीएनपी आती थी तो वो अवामी लीग पे एक्शन लेती थी और अवामी लीग आती तो बीएनपी, उसको बंद करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। होप बहुत है, लगता है कि एक अच्छे यूथ लीडर हैं, आगे अच्छा करेंगे। पिछले वाला ट्रैक रिकॉर्ड को ना देखते हुए ये चांस दिया जाएगा कि वे आगे बढ़े। 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस इलेक्शन में हुई। जो वुमेन है वो खुल के आई है बीएनपी के पक्ष में, क्योंकि उनको जमाते के जिस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे वुमेन पे, वो उनको पसंद नहीं है। दूसरा, जो अवामी लीग जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा मगर उसका जो कैडर था वो भी बीएनपी की तरफ किया है, क्योंकि उनका झुकाव बीएनपी की तरफ है, ना कि जमाते इस्लामी। कि जमाते इस्लामी एक रेडिकल एलिमेंट्स है। जो एनसीपी, जो न्यू सिटीजन पार्टी बना था, जो कि एक जैनजी का था, मुझे लगता है उसको कोई खास वो नहीं मिली, उनको 6 सीटें मिली। तो ये सच्चाई है, ये जितने भी वोट्स हैं वो बीएनपी की तरफ गए और सबकी होप है कि बीएनपी जो है एक अच्छा गवर्नेंस करे, भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे।